हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग CFA का सब्जेक्ट वाइज ऑर्डर फ्लो के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। एज इन कौन सा सब्जेक्ट हमको स्टार्ट में करना चाहिए एंड कौन सा सब्जेक्ट एंड के लिए रखना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रहने वाला है, इज़ बिकॉज ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। सो दैट्स द रीज़न उसका जो ऑर्डर फ्लो है ना वो उतना ही या उससे ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। सो आई हैव बीन टीचिंग CFA फॉर द पास्ट 6 years एंड यही ऑर्डर फ्लो मैंने लास्ट 6 years के लिए रखा हुआ है एंड ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ है एंड बहुत अच्छा रिजल्ट आया है उनका, राइट। सो विदाउट फर्दर अडू आई विल स्टार्ट विद द टॉपिक। द फर्स्ट वन अकॉर्डिंग टू मी शुड बी कॉर्पोरेट इशूअर्स, जिसको हम पहले कॉर्पोरेट फिनेंस बोलते थे। आइडिया बहुत सिंपल है। एक स्टूडेंट जब CFA करता है उसका सबसे ज़्यादा मोटिवेशन तब आता है जब उसको एक चीज़ समझ आता है। एंड फाइनेंस अगर आपको समझना है और इंटरेस्टिंग वे में समझना है, द बेस्ट वे टू स्टार्ट दैट इज़ थ्रू कॉर्पोरेट इशूअर्स। तो यहाँ पे आपका 3 चीज़ें हो जाती है। एक तो आपका इंटरेस्ट बना रहता है, सेकेंडली आपका फाइनेंस में एक बहुत अच्छा बेस बन जाता है, एंड दी थर्ड वन इज़ आपको है ना एक ब्रॉडर व्यू मिल जाता है फाइनेंस के ऊपर। सो दैट्स द रीज़न मैं सबसे फर्स्ट कॉर्पोरेट इशूअर्स को दूंगा। द सेकेंड सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू मी शुड बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस, जिसको हम FSA बोलते हैं अभी, पहले उसको FRA बोलते थे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। ये अभी थोड़ा लेंथी सब्जेक्ट रहेगा। आइडिया टू टेक दिस एज द सेकेंड सब्जेक्ट इज आपको है ना अगर फिनेंस का बेस एकदम रॉक सॉलिड करना है ना, आपको अकाउंटिंग आना ही पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास कोई शॉर्टकट नहीं है। एंड CFA में यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड से ज़्यादा ना उसका इंटरप्रिटेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया है। सो दैट्स द रीज़न आपको अगर फाइनेंस समझना है, अकाउंटिंग समझना बहुत क्रिटिकल रहेगा, एंड फॉर दैट रीज़न मैं इसको सेकेंड सब्जेक्ट में डाल रहा हूँ। सो द थर्ड सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू मी इज़ क्वांट्स, विच इज़ नथिंग बट फाइनेंशियल मैथ्स। तो आप बहुत बार लोगों से सुनोगे कि यू शुड स्टार्ट विथ क्वांट्स, बट आई विल बेग टू डिफर ऑन दैट। रीज़न बीइंग क्वांट्स में क्या होता है कि वो आपको ना टूल्स देता है एंड बहुत सारे फाइनेंशियल कैलकुलेशंस होते हैं एंड फाइनेंशियल इंटरप्रिटेशंस थोड़े कम रहते हैं क्वांट्स में। सो दैट्स द रीज़न क्या होता है कि जब एक स्टूडेंट क्वांट से स्टार्ट करता है उसका थोड़ा इंटरेस्ट कम हो जाता है स्टार्ट में, एंड उसको लगता है कि शायद CFA में पूरा यही भरा हुआ है, तो उसके वजह से ना इंटरेस्ट कम हो सकता है। सो फॉर दैट रीज़न व्हाट आई रिकमेंड इज पहले आप बेस बना लो, उसके बाद आप क्वांट्स कर लो। एंड ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कि आप कॉर्पोरेट इशूअर्स एंड FSA करोगे तो आपको कैलकुलेटर समझ ही नहीं आएगा। आपको फिर भी आप कैलकुलेटर से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एकदम ज़्यादा हैंड्स ऑन होने के लिए आप जब क्वांट्स करोगे, विच इज़ द थर्ड सब्जेक्ट, उसके लिए आपको 15-20 डेज लगेगा। बट हैविंग सेड दैट, उसके पहले भी आप कॉर्पोरेट इशूअर से बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो। द फोर्थ सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू मी इज़ डेरिवेटिव्स। अभी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एक छोटा सब्जेक्ट है, बट हैविंग सेड दैट ये जो डेरिवेटिव्स एज अ कंसेप्ट है ये हम लोग आगे जाके ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में भी थोड़ा यूज़ करते, एंड उसके आगे फिक्स्ड इनकम एज अ सब्जेक्ट जब रहेगा उसमें भी हम लोग कॉलेबल पुटेबल बॉन्ड्स के लिए यूज़ करते हैं। सो सिंस डेरिवेटिव्स अ स्मॉल सब्जेक्ट एंड उसका यूटिलाइजेशन आगे होगा, फॉर दैट रीज़न मैं उसको फोर्थ सब्जेक्ट के लिए बोलता हूँ। द फिफ्थ सब्जेक्ट इज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। अगेन रीज़न बीइंग ये एक छोटा सब्जेक्ट है, तो डेरिवेटिव्स एंड ऑल्टरनेटिव मिला के आप जल्दी पूरा कंप्लीट कर सकते हो। तो दैट ब्रिंग्स अस टू फर्स्ट 5 सब्जेक्ट्स, फर्स्ट वन बीइंग कॉर्पोरेट इशूअर्स, सेकेंड वन बीइंग FSA, थर्ड वन बीइंग क्वांट्स, द फोर्थ वन इज डेरिवेटिव्स एंड द फिफ्थ वन इज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। उसके बाद हम लोग 6th सब्जेक्ट है ना इक्विटी ले सकते, इज़ बिकॉज इक्विटी है ना बहुत सारे लोगों को एंड मेजरली इंडियंस को इक्विटी मार्केट्स के बारे में एक आइडिया रहता है। तो क्या होता है, अगेन उनका इंटरेस्ट बना रहेगा इसमें बहुत ज़्यादा, एंड वो लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे इक्विटी मार्केट्स को एज अ होल। एंड भले ही वो सब्जेक्ट काफ़ी लेंथी है, इट इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। सो फॉर दैट रीज़न 6th इज इक्विटी। द 7th वन इज़ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़। अभी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ बहुत बार सब स्टूडेंट्स रिलेट नहीं कर पाते, तो उसका जो बेस है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जब आप कॉर्पोरेट इशूअर्स करते हो एंड जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस करते हो, वहाँ पे हमको बेसिक्स थोड़ा दिया हुआ रहता है। तो अगर आप वहाँ पे ही आपका बेस ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ अच्छा करोगे तो यहाँ पे उसका इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होएगा। बट हैविंग सेड दैट, प्लीज़ पुट अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ फिक्स्ड इनकम, क्योंकि अगर यहाँ पे आपको समझ नहीं आया तो लेवल 2 एंड लेवल 3 में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा।
तो फॉर दैट रीज़न यहाँ पे आप टाइम लगाइए, इट्स अ लेंथी सब्जेक्ट, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कंसेप्चुअली यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। उसके बाद द 8th सब्जेक्ट विच आई विल रिकमेंड इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अभी सिंस आपने क्वांटिटेटिव एनालिसिस पूरा कर दिया है, यू हैव गॉट दी टूल्स टू एनालाइज, आपको अभी पता है कि कैसे कैलकुलेशंस किया जाता है, यू आर वेल वर्स्ड विद कैलकुलेटर, एंड ऑल्सो फॉर द फैक्ट कि आपने सारे एसेट क्लासेस अच्छे से आपको आइडिया आ गया है, उसके बाद अगर आप पोर्टफोलियो करोगे आपको वो रिलेटिवली ईजी जाएगा। उसके बाद द 9th सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू मी शुड बी एथिक्स। यहाँ पे भी आप बहुत लोगों से सुनोगे कि एथिक्स आपको स्टार्ट में करना चाहिए। अगेन मुझे लगता है कि वो लास्ट में करना चाहिए। रीज़न बहुत सिंपल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स या तो ग्रेजुएशन कर रहे अभी, या तो जस्ट ग्रेजुएट हुए रहते हैं, या तो अभी अभी जॉब कर रहे रहते हैं, या तो 1 ईयर 2 ईयर्स या 3 ईयर्स हुआ रहता है। दैट मीन्स उनको है ना कैसे कंपनी चलता है, क्या वर्किंग होता है वो कंपनी का, उसके बारे में दे आर नॉट वेरी वेल वर्स्ड, राइट। तो अगर आप स्टार्टिंग में ही करते हो ना एथिक्स, आपको 7 स्टैंडर्ड्स तो समझ में आ जाएगा, बट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको समझ ही नहीं आएगा कि वो क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, वो आपको समझ नहीं आएगा। बट अगर आपने वो ये फर्स्ट 8 सब्जेक्ट्स किया रहता है ना अच्छे से, आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है कि अच्छा कंपनी में क्या वर्किंग होता है, कंपनी कैसे काम करता है, एक एसेट क्लास कैसे काम करता है, तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को रिलेट कर पाते हो और इंटरप्रेट कर पाते हो। सो दैट इज़ द रीज़न मैं एथिक्स हमेशा बोलता हूँ 9th सब्जेक्ट होना चाहिए। द 10th वन इज़ ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स। अभी हम लोग है ना एक कंसेप्ट पढ़ते शार्प रेशियो करके, कि कितना हम लोग को रिस्क है और उसके अगेंस्ट कितना रिवॉर्ड मिल रहा है। सिमिलरली इकोनॉमिक्स में जो शार्प रेशियो है वो काफ़ी कम रहता है, इन द सेंस जितना हम एफर्ट्स डालते हैं उसके हिसाब से रिवॉर्ड नहीं मिलता, इज बिकॉज वो बहुत ज़्यादा लेंथी है एंड बहुत ज़्यादा थियोरटिकल है। तो अगर आप वो स्टार्ट में पढ़ते हो ना, यू विल टेंड टू फॉरगेट इट। सेकेंडली थोड़े कंसेप्ट्स है उसमें जो आप प्रैक्टिकली एकदम ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें एक बहुत अंडरलाइन एक कंसेप्ट है विच इज़ कीपिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट, जो रियल लाइफ में नहीं चलता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये थोड़े शॉर्टकमिंग्स है वो सब्जेक्ट में, तो इसके लिए आई वुड रिकमेंड कि ये लास्ट में एक बार आप कर लेना अच्छे से। उसके बाद आपका जो लास्ट 40 डेज रहेगा, 30 और 40 डेज जो रहेगा, उसमें आपको एवरी डे रात को, वंस यू हैव ऑलरेडी डन दिस एथिक्स एंड इकोनॉमिक्स वंस, आपको रिवाइज करना है लास्ट 30-40 डेज में, एवरी डे 1 या 2 आवर्स डालना है ऑल्टरनेटिवली एथिक्स एंड इकोनॉमिक्स के लिए। So guys, I hope you have liked this video, and if you guys have got any thoughts on it, do write it in the comment section, and again if you have got any doubts, do ask me. I'll be more than happy to revert, and all the very best for your CFA level 1 exam.